नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, आज हम मॉनेटरी पॉलिसी इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में नॉलेज दिया था। हमने ये देखा था कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है इंडिया में, जिसका प्राइमरी बिजनेस है इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, करेंसी को रेगुलेट करना, एंड देन अब जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, उस बैंकिंग स्ट्रक्चर को भी रेगुलेट करना। इस तरीके से आरबीआई के कुछ हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे थे। इसके अलावा हमने आरबीआई के और फंक्शन देखे थे, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को सुपरवाइज करना, डेवलप करना। उसके अलावा हमने देखा था कि आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक्स। फिर हमने ये भी देखा था कि आरबीआई इज अ मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द इंडिया। सो इस तरीके से हम लोगों ने आरबीआई के ढेरों फंक्शन देखे। आज हम आरबीआई के उन्हीं फंक्शन में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसकी मदद से हम इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन ये क्यों करना है? प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करके क्या होगा? तो इंडिया में ग्रोथ होगी, इंडियन इकोनॉमी में हमको क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी। सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा, और जिस पॉलिसी के तहत इस चीज को किया जाएगा वो पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको आरबीआई द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, इसलिए हम इस चैप्टर में आरबीआई की सारी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए एक लेक्चर में नहीं होगा, एक से ज्यादा लेक्चर उसको लगेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग वो टूल्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से तरीके के मॉनेटरी पॉलिसीज आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। सो अगेन वी कम टू द प्रीएम्बल ऑफ द आरबीआई, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। आरबीआई का प्रीएम्बल कहता है कि आरबीआई टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग द रिजर्व्स विद द व्यू to securing monetary stability in the India, and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantages, to have modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in the minds of the objective of growth. इस प्रियम्बल को हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इस लेक्चर में भी हमने इस प्रियम्बल का सहारा लिया है। क्यों? क्योंकि हमको आरबीआई काम क्या कर रहा है ये समझना है यहाँ। सो आरबीआई इज ट्राइंग टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन द माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। सो गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी समझने से पहले हमको कुछ चीजों को समझना नेसेसरी बन जाता है कि प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। इन चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ ये चीजें क्या है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको समझेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, जब तक कि आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना पड़ता है इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों का बढ़ना। गुड्स एंड सर्विसेज, जब इनकी कीमतें बढ़ेगी आप उस प्रोसेस को कहोगे इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन एक हद तक अच्छा रहता है, लेकिन एक हद के बाद वो जो है ना प्रॉब्लम बन जाता है किसी भी इकोनॉमी में। जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 4% ±2, अगर इतना इन्फ्लेशन है, मतलब 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो इट इज गुड। तो इन्फ्लेशन कैसा है? ये गुड।
लेकिन अगर 2% से कम और 6% से ज्यादा है तो इट इज बैड। तो इंडिया में इन्फ्लेशन की अच्छी लिमिट 2 से 6% को माना गया है, ये गुड इन्फ्लेशन। अब ये अच्छा कैसे है? क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है मिनिमम टू मिनिमम 2 to 6% का, तो ये इन्फ्लेशन बिजनेस एक्टिविटीज को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, इंसेंटिव टू बिजनेसेस। इंसेंटिव टू बिजनेसेस एक्टिविटी, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी को ये चीजें क्या प्रोवाइड करती है? इंसेंटिव्स। कैसे? देखो, अगर कोई प्रोड्यूसर किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। अब वो प्रॉफिट दो तरीके से कमाए। पहला, अगर वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? प्राइस बढ़ने से। जब प्राइस बढ़ेगी तभी भी प्रोड्यूसर को फायदा होगा। सो इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइस ना। तो जब कीमतें बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा। जब प्रोड्यूसर को फायदा होगा तो वो अच्छा प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, उससे देश में ग्रोथ इस्टेब्लिश हो जाएगी। जब देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश में ग्रोथ इस्टेब्लिश होगी। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा चला गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 6% से ज्यादा हो गया, तब तब ये जो राइज इन प्राइस है ना, ये प्रॉब्लम बन जाएगी। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि अगर हद से ज्यादा कीमतें बढ़ेगी ना, तब लोग प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट करेंगे। मान लो एक पेन है, उस पेन की प्राइस 100 रुपीज है। अगर उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है तो 105 रुपए तक के हम अफोर्ड करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 रुपीज के ऊपर 105 रुपए, दो गालियां देंगे, लेकिन सामने वाले से वो पेन खरीद लेंगे वहां पे, क्योंकि हमको जरूरत है पेन की। लेकिन अगर इसी पेन की प्राइस 125 हो गई तो 125 रुपए मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब लोग इस पेन का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट करेंगे। सो माइट बी पीपल यूज पेंसिल्स, तब लोग पेंसिल से काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब कीमतें हद से ज्यादा है। तो जब हद से ज्यादा कीमतें हो जाती है तब प्रोडक्शन का डिमांड कम हो जाता है। जब प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो जाएगा तब प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और इकोनॉमी में ग्रोथ थम जाएगी। मतलब इन्फ्लेशन एक सर्टन लिमिट तक ही अच्छा दिखता है, उसके बाद वो एक प्रॉब्लम बन जाती है किसी भी कंट्री। इसीलिए हमको इन्फ्लेशन को ज्यादा होने से रोकना है। उसी तरीके से हमको इन्फ्लेशन को कम होने से भी रोकना है। इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं होगा थोड़ा ही, तो ये जो प्राइस बढ़ने से बिजनेसेस को इंसेंटिव मिल रहा है ना, ये नहीं मिलेगा। इसका निगेटिव इंपैक्ट प्रोडक्शन के ऊपर हो जाएगा, इससे प्रोडक्शन भी कम होने की संभावना है। इसलिए अगर इन्फ्लेशन कम है तभी भी मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन के ऊपर हमें डिटेल चैप्टर बाद में देखें। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन क्यों होता है ये समझना जरूरी है। इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस, बट व्हाई डिड दिस इन्फ्लेशन हैपन? इसका सिंपल रीजन है डिमांड बढ़ने से। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड क्या होती है? जब लोग किसी चीज को खरीदने की क्षमता रखते हैं और उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, तब उस प्रोसेस को आप कहोगे डिमांड जनरेट करना। दैट मीन्स मेरे पास 100 रुपए है, अगर मैं 100 रुपए में किसी चीज को खरीद सकता हूं तो मैं उसको खरीदने की कोशिश करूंगा। तो मतलब मैं वहां पे डिमांड जनरेट कर रहा हूं। तो डिमांड इज एबिलिटी टू बाय थिंग्स। अब ये डिमांड जो है मार्केट में, ये डिमांड अगर ज्यादा हो जाए तब मार्केट में इंफ्लेशन हो सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि मान लो पेन का एग्जांपल लेते हैं कि पूरे इंडिया में 50 पेन है, देयर आर 50 पेन इनटू द इंडिया, और इंडिया के अंदर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 पीपल। अब इसमें से हर पर्सन को पेन चाहिए। मान लो ये 100 जो लोग है वो स्टूडेंट है और इनको एग्जाम देनी है, तो इसमें से हर स्टूडेंट को क्या चाहिए? पेन चाहिए। एक पेन बराबर 100 रुपए का, 100 रुपीज का पेन है। तो यहाँ पे ये 100 बच्चे इस पेन को खरीदने की कोशिश करेंगे। सबके पास पैसा है और सबको पेन की जरूरत है, लेकिन 100 बच्चों के सामने बस 50 पेन है ना। मतलब सप्लाई 50 पेन का है जबकि डिमांड 100 लोगों की है। तो सप्लाई एंड डिमांड,
तो सप्लाई 50 लोगों का 50 पेन का है, जबकि डिमांड 100 लोगों की है वहां पे। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो 100 लोग हैं इस पेन को उसके एमआरपी से ज्यादा में खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको पता है मार्केट में 50 पेन है, मतलब डिमांड से कम सप्लाई है, इसके लिए सबको पेन नहीं मिलेगा। तो एवरीबॉडी ट्राइंग टू गेट इट एट हायर प्राइस, कि पहले मैं ज्यादा प्राइस कोट कर देता हूं तो मुझे जल्दी पेन मिल जाएगा। इससे क्या होगा, इस में हर एक पेन की कीमत 100 रुपए से ज्यादा होती जाएगी। मान लो कुछ लोग बोलेंगे मैं 101 देने के लिए तैयार हूं, कुछ बोलेंगे मैं 102, कुछ 103, 104, ऐसा करते करते प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जो टॉप 50 प्राइसेस होगी उस प्राइसेस पे क्या बेचा जाएगा, पेन को बेचा जाएगा वहां पे हाईएस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, मतलब जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है ना तब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो जब मार्केट में डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तब मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इसको भी याद रखना है। तो इन्फ्लेशन क्या है, राइज इन प्राइस। ये इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड हो। अब मार्केट में डिमांड क्यों होती है, मतलब ये 100 लोगों ने यहाँ पे पेन की डिमांड की, मान लो अगर हम इन 100 लोगों की जेब में, हर एक की जेब में 110 रुपए रख देंगे, 110 रुपीज, 110 रुपए से ज्यादा नहीं, तब इस पेन की जो प्राइस है ना मैक्सिमम 110 रुपए तक जाएगी, क्योंकि लोगों के पास 110 रुपए से ज्यादा पैसे ही नहीं, करेक्ट। जब इनके पास 110 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं है तो पेन की प्राइस 110 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। दैट मीन्स लोगों के पास अगर मनी सप्लाई कंट्रोल किया जाएगा, लोगों की जेब में, अगर मैं इनकी जेब में 500 रुपए रखूंगा, 500 रुपीज, तो इस पेन की प्राइस 110 रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब लोगों की जेब में जब पैसा बढ़ा तब पेन की प्राइस भी बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पे लोगों की जेब से पैसा कम करूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने 105 रुपए ही रखे लोगों की जेब में, सो ये 100 लोग 105 रुपए के ऊपर पेन की प्राइस जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास उतना ही पैसा है। यहां से हमको एक चीज समझती है, जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है तब वो इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं, जब लोगों के पास पैसा घटता है तब वो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं कर सकते, वो उल्टा कीमतों को लिमिटेड कर देते। यहां से हमको समझता है कि जो मार्केट में डिमांड है उसका रूट कॉज है मनी सप्लाई, उसका रूट कॉज क्या है, मनी सप्लाई। तो जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी। जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा तब उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। दिस इज बेसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इस बेसिस के अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट को देखा है, मनी सप्लाई, डिमांड एंड इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले हमको इन 3 चीजों को समझना पड़ेगा। व्हाट इज मनी सप्लाई, इट इज अवेलेबल मनी इनटू द मार्केट, अवेलेबल मनी इन मार्केट। अब ये अवेलेबल मनी इन द मार्केट मतलब क्या है कि कैश, जितने भी कैश अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फिर वो हमारी जेब में हो, बैंक के अंदर हो, कहीं पे भी हो, ये कैश। उसके बाद डिपॉजिट्स इन द बैंक, डिपॉजिट्स जो भी है वो सारी भी मनी सप्लाई का हिस्सा आती है। मान लो मैंने बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट खोल दिया, किसी ने एफडी खोल दी, तो जो डिपॉजिट्स के अंदर पैसा डाला है वो भी क्या है, मार्केट का मनी सप्लाई है। अब इसके अंदर ये जो डिपॉजिट्स है ये एक की फैक्टर है, क्योंकि ये डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट करेगी तब लोगों को कर दे देगी। मतलब जब बैंक के पास ये पैसा बढ़ जाएगा तब बैंक मार्केट में और ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट कर सकता है। यहां से हमको ये और एक चीज समझ में आई कि ये जो मनी सप्लाई है ये ज्यादातर बैंक से क्रिएट होता है। इनसे बैंक से क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल। ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने 1000 रुपीज प्रिंट किए। अब जब सरकार ने 1000 रुपए प्रिंट किए तो वो उसके एम्प्लॉइज को उन्होंने सैलरी पे दे दिया। मान लो एक एम्प्लॉय है उसका नाम ए, तो 1000 रुपीज प्रिंट किए और ए एम्प्लॉय को दे दिए। अब ए एम्प्लॉय ने उस पैसे को अपने पास सेव करके रखा। तो इस इकोनॉमी में ए के साथ बी भी है, सी भी है और डी भी है, 4 और लोग, मतलब 3 और लोग, कुल मिला के 4 लोग हैं। लेकिन जब सरकार ने 1000 रुपए प्रिंट किए और ए को सैलरी में दिया तब उससे बी सी डी को कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा ए के पास सेव है, ए का पैसा है उसने अपने पास ही सेव रखा, तो बी सी डी को कुछ फायदा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर ए ने यही पैसा किसी एक बैंक में सेव कर दिया तो अब ए ने वही पैसा 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट डाल दिया,
जब बैंक में वो डिपॉजिट डाला तब बी सी डी इन तीनों को इस 1000 रुपए से फायदा होगा। तो बैंक ने बी को वो पैसे उधार दे दिए, तो मान लो बी को 1000 रुपए दे दिए, बी ने कुछ पैसा कमाया, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं 1000 रुपए खर्च किए और बी ने 1000 रुपए कमा लिए, तो 1000 रुपए फिर से बैंक में डिपॉजिट, बैंक ने वही 1000 रुपए सी को दे दिए, सी के बाद वही 1000 रुपए सी ने भी पैसा कमाया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक ने 1000 रुपए डी को दे दिए। दैट मीन सी के पास भी 1000 रुपए आ गए और डी के पास भी 1000 रुपए आ गए। अब इस एग्जांपल के अंदर हमने थोड़ी सी आइडियल सिचुएशन मानी है कि बी सी डी बैंक से कर्जा लेके जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा करने के बाद उन्होंने उतना ही पैसा कमाया है, क्योंकि लोग जब खर्चा करेंगे तभी कमाएंगे बिजनेस करने के अंदर। तो यहां से हम एक चीज समझ में गए, हमको एक चीज समझ में आई कि सरकार ने तो बस 1000 रुपए प्रिंट किए ना, लेकिन अब मार्केट में ए बी सी डी चारों के पास एक एक 1000 रुपए है ना। दैट मीन बैंक हमारी इकोनॉमी में टोटल 4000 रुपए है, जबकि सरकार ने मात्र 1000 रुपए ही प्रिंट किए। ऐसा नहीं बीसीडी को भी देने के लिए सरकार ने पैसा प्रिंट किया है, बिल्कुल नहीं। तो बीसीडी के पास जो पैसा है 1000 रुपए, ये बैंक द्वारा निर्मित पैसा है, ये हवा में बना है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनी देश के अंदर क्रिएट हुआ है। अब ये मनी किन के कारण क्रिएट हुआ? क्योंकि इन्होंने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किए और बैंक से कर्जा लिया है, इसके कारण ही बीसीडी के पास पैसा आया ना। मतलब बैंक ने, सरकार ने 1000 रुपए प्रिंट किए, उसके अलावा बीसीडी के पास 1000 रुपए और प्रोवाइड किए, और कुल मिला के बैंक ने 4000 रुपए का मनी सप्लाई क्रिएट किया। ये जो सरकार ने कैश में जो प्रिंट किया वो बीसीडी, इनके पास जो पैसा है बैंक ने जनरेट किया हुआ थ्रू डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट वो, तो ये 4000 रुपए मार्केट में मनी सप्लाई जनरेट हुआ। अंडरस्टूड? तो यहां से हमने मनी सप्लाई क्या है इसको समझा। तो मनी सप्लाई मतलब अवेलेबल मनी इनटू द मार्केट। अंडरस्टूड? तो ये होता है आपका टोटल मनी सप्लाई। अब इस मनी सप्लाई में इंटरेस्टिंग बात ये है कि बी सी डी इन तीनों ने जो पैसा कमाया है, इनके पास जो पैसा आया है वो एक्चुअली बैंक के थ्रू आया ना। अगर मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो बैंक के द्वारा बीसीडी को जो पैसा दिया जा रहा है उसको कंट्रोल करने से मार्केट का मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। मान लो हमने एक रूल बनाया कि बैंक जो भी डिपॉजिट लेगा उसका बस 50% ही कर्जा दे सकता है। अगर ये रूल लगा दिया हमने, तो बैंक के पास 1000 रुपए आए तो बैंक डिपॉजिट का 50% कर्जा दे सकता है। तो बैंक ने 1000 रुपए लिए और उसका 50% मतलब आप 500 रुपए ही डिपॉजिट बी को दिए। बी ने 500 रुपए के ऊपर 500 रुपए कमाए, अब वो 500 रुपए उन्होंने फिर से बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक में अगेन 500 रुपए आए और बैंक ने डिपॉजिट का 50% ही सी को देना है। तो 500 रुपए का 50% कितना होता है आपका? 250 रुपीज। इस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं ना। अगर सी ने 250 रुपीज के ऊपर 250 रुपीज कमाए, बैंक में डिपॉजिट किए, तो बैंक डी को कितना दे सकता है? 125 रुपीज। अब इस इक्वेशन में हम गिन सकते हैं कि जब बैंक जितना डिपॉजिट ले रहा है उसका आधा ही पैसा कर्जे में दे रहा है, मतलब कर्जे की लिमिट लगा दी ना हमने कि आधा ही पैसा कर्जे में दिया जा सकता है। तो मार्केट में मनी सप्लाई कितना है? ए के पास 1000 रुपए, बी के पास 500 रुपए, सी के पास 250 रुपए, डी के पास 125 रुपए। कुल मिला के कितने होते हैं? 1500, 1750, 1850, 1875, 1875 रुपीज अब मार्केट में मनी सप्लाई है। यहां से हमको समझ में आया कि बैंक के द्वारा जो भी कर्जा दिया जाता है, बैंक के द्वारा जो भी डिपॉजिट लिए जाते हैं, उनमें अगर थोड़ा सा फेरबदल किया जाए तो मार्केट में मनी सप्लाई हम रिड्यूस कर सकते हैं ना। पहले 4000 था, अब 1875 हो गए। दैट मीन्स दिस मनी सप्लाई कैन बी मैनिपुलेटेड। इस मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनको कंट्रोल करने का सही तरीका क्या है? बैंक्स के द्वारा ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बैंक्स के ऊपर रेगुलेशन किसका होता है? आरबीआई का। तो ये काम कौन कर सकता है? आरबीआई। इसलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रन करके मार्केट में अवेलेबल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। जब मार्केट में अवेलेबल मनी सप्लाई कंट्रोल होगा तब मार्केट के अंदर डिमांड कंट्रोल होगी, क्योंकि जो डिमांड है वो मनी सप्लाई के आधार पर होता है ना। मनी सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गई, मनी सप्लाई घट गया तो डिमांड भी घट गई। जब यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है मतलब मार्केट में डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो डिमांड है यही इन्फ्लेशन करने के लिए कारण है। तो जब डिमांड कंट्रोल होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल आएगा ना।
दैट्स हाउ मॉनेटरी पॉलिसी का काम चलता है, ये बेसिस है इसका, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या कर रही है, मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रही है, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश की जा रही है। अब ये प्राइस स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी, जब डिमांड स्टेबल होगा। डिमांड स्टेबल कब होगा, जब मनी सप्लाई स्टेबल होगा, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा मनी सप्लाई है तो ज्यादा मनी सप्लाई को निकालना पड़ेगा, अगर कम मनी सप्लाई है तो मनी सप्लाई डालना पड़ेगा। इसी आधार पे आपका मॉनेटरी पॉलिसी को रन किया जाता है। दिस इज द बेसिस बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी समझने से पहले आपको ये तीन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहना काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई मतलब अवेलेबल मनी इनटू द मार्केट, हम लोगों के पास जो भी कैश है, बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट्स है, दे क्रिएट द मनी सप्लाई। इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, तो वो बैंक्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए आरबीआई कम्स इनटू द प्ले थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अंडरस्टूड? दिस इज योर बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड एंड मनी सप्लाई। इन चीजों को हम आगे आने वाले चैप्टर में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अंडरस्टूड? तो इन तीन चीजों को याद रखना, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड क्या होता है एंड मनी सप्लाई क्या होता है। अब आगे बढ़ते हम हमारे स्लाइड्स के। सो ये जो मनी सप्लाई है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रियम्बल में समझाया कि मनी सप्लाई क्या होता है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ इंश्योर करना, और कैसे होगा वो, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखे हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के। Monetary policy is concerned with making money available to the market, making money available to the market at reasonable rates, कम से कम दर में, and in sufficient quantities, कि अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, at appropriate time, समय पे मिलने चाहिए, in order to achieve। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। इन सबको समझेंगे हम। प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतें स्थिर रखना, कीमतों को स्थिर रखना। इन्फ्लेशन जो है, जो उसको 2% से कम नहीं होने देना, 6% से ज्यादा नहीं जाने देना, इसको कहा जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी दिया था, एक कहानी बताई थी, एक्चुअली मैंने अलाउद्दीन खिलजी की कहानी बताई। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी एक इस्लामिक शासक थे इंडिया के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने एक मार्केट रिफॉर्म की पॉलिसी इंप्लीमेंट की। मार्केट रिफॉर्म, यहां पे हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को सैलरी देना स्टार्ट कर दिया था, कि मैं कैश में सैलरी दूंगा आर्मी को। जब आर्मी को कैश में सैलरी देनी है, तो राजा है, तो राजा ने क्या सोचा कि मैं कम से कम सैलरी में ज्यादा से ज्यादा आर्मी को कैसे मेंटेन कर सकता। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब कम सैलरी किसी भी सोल्जर को अफोर्डेबल हो जाएगी, तब वो काम कर लेगा। क्योंकि अगर मार्केट में चीजें सस्ती मिलेगी तो कम सैलरी से काम चल जाएगा ना। अगर मार्केट में चीजें ही महंगी मिल रही है, देयर इज इन्फ्लेशन इनटू द मार्केट, हाउ कैन वन सर्वाइव विद द लो सैलरी। हम कम सैलरी से सर्वाइव नहीं कर सकते बात। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि मार्केट के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी प्राइस वहां पे खुद बैठ के सेट, और मार्केट में किसी भी व्यापारी या फिर दुकानदार को उन प्राइसेस को वायलेट करने की अनुमति नहीं दी। अगर कोई भी उन प्राइसेस को वायलेट करेगा, तब सिवियर पनिशमेंट की जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये मार्केट रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए। अगर कीमतें स्थिर होगी, कीमतें कम से कम होगी वहां पे और स्थिर होगी, तब कम से कम सैलरी में भी सोल्जर्स काम करेंगे। इससे देश का ही फायदा होगा, सरकार का भी और देश का भी। सो दिस इज प्राइस स्टेबिलिटी। अंडरस्टूड? तो ये चीज क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। So first objective is price stability. Another is accelerating the growth of economy. ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट।
ग्रोथ यानी वाढ़, डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक है, मान लो इंडिया का जीडीपी अगर 100 रुपीज है ये 2020 में, अब 2021 में भारत का जीडीपी 110 रुपए हो गया, मतलब हमने 10% की ग्रोथ अचीव की है ना। लास्ट ईयर 100 रुपीज था, दिस ईयर 110 रुपए है, तो 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपए ज्यादा कमाए, तो 10 रुपए अगर 100 रुपीज के ऊपर कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो उसका परसेंट में कितना निकलेगा आपका 10% ना, तो ये 10% की ग्रोथ है। ये क्या है इंडिया में ग्रोथ। अब ये ग्रोथ जो होती है वो प्रोडक्शन बढ़ने से होती है। कैसे? जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तब ग्रोथ होती है। उसके अलावा और भी कारण होते हैं, अभी के लिए बस इतना याद रखो। जितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी किसी भी कंट्री। ये होती है ग्रोथ। व्हाट इज डेवलपमेंट हियर? हम जनरली इन दोनों चीजों, दोनों वर्ड्स को जो है ना इंटरचेंजेबल मानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है और क्या ही अंतर हो सकता है। नहीं, अंतर होता है। डेवलपमेंट इज अबाउट क्वालिटी, डेवलपमेंट इज अबाउट क्वालिटी, जबकि ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी। 100 से 110 हो गए ना, मतलब क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन आप ये कह सकते हो क्या, अगर 10 रुपए हमने ज्यादा कमा लिए प्रीवियस ईयर से, मतलब इंडिया में क्वालिटी भी बढ़ गई है? कह सकते हैं क्या हम कि गरीबी कम हो गई है? कह सकते हैं क्या हम कि लोगों की हेल्थ, स्वास्थ्य सुधर गया है? नहीं कह सकते, क्योंकि शायद से ये जो 10 रुपए बढ़े हैं ये इन्फ्लेशन के कारण भी बढ़ सकते हैं। शायद से ये 10 रुपए बस किसी सिलेक्टिव मुट्ठी भर लोगों की जेब में बढ़े होंगे, बाकी पूरा का पूरा देश गरीबी में होगा। तभी भी देश की ग्रोथ हो सकती है ना, अगर बस गिने चुने 10-12 लोग पैसा कमाए, उनकी इनकम बढ़ेगी तो, और पूरा देश गरीबी में, फिर भी ग्रोथ अचीव हो सकती है। मतलब ग्रोथ इज अबाउट क्वांटिटी, वो बस नंबर है, जबकि विकास, डेवलपमेंट एक क्वालिटी होती है। मान लो मेरे देश के अंदर अगर लिटरेसी बढ़ जाए तो डेवलपमेंट है। मेरे देश के अंदर अगर हेल्थ स्ट्रक्चर, सॉरी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ जाए तो वो क्या है? डेवलपमेंट है। मेरे देश के अंदर अगर गरीबी कम हो जाए तो वो क्या है? डेवलपमेंट। अब ऑफ कोर्स ग्रोथ होगी तभी डेवलपमेंट हो सकती है, तो डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ होना भी काफी जरूरी है, लेकिन ग्रोथ है मतलब डेवलपमेंट भी है, ये सच नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? सो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट मतलब क्या? विकास, कि हम कैसे कल से आज बेहतर है। कल हमारे देश में पॉवर्टी क्या थी, आज हमारे देश की पॉवर्टी क्या है, कल से कल हम आज कैसे बेहतर है। और जो डेवलपमेंट होती है तब सबकी होती है, लेकिन ग्रोथ होती तो सबकी नहीं होती। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं। This is our second objective. Let's go to the third objective. थर्ड ऑब्जेक्टिव है एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। अब ये एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन क्या होता है? मान लो $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, ये होता है एक्सचेंज रेट, कि $1 के बदले में हम कितने रुपए दे रहे हैं साहब। ये एक्सचेंज रेट, एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक्सचेंज रेट आज का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सचेंज रेट, कि $1 के बदले में 50 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके हमको $1 मिलेगा। अब ये एक्सचेंज रेट बदलते भी रहता है कि डिमांड सप्लाई के ऊपर बदलते। मान लो इंडिया अगर अमेरिका से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहा है, मतलब अमेरिका से हम चीजें खरीद रहे हैं, तो हमको बदले में डॉलर देने पड़ेंगे। अब जितनी ज्यादा चीजें हम खरीदेंगे उतने ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, मतलब हम मार्केट में डॉलर ज्यादा मांगेंगे। जब हम डॉलर ज्यादा मांगेंगे मतलब डॉलर की डिमांड हो रही है। अब जिसकी डिमांड होती है तो भाव खाता है, हमारा डॉलर भी भाव खाएगा। तो डॉलर जब भाव खाएगा तब 50 से 60 रुपए जाएंगे, 60 से 70, 70 से 80 एंड 2, ये चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि डॉलर भाव खा रहा है ना, डिमांड में है। इस चीज को उल्टा भी कर सकते हैं हम, कि मान लो इंडिया अमेरिका को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, तब अमेरिकन लोग इंडिया को पैसे देंगे ना। तो अमेरिकन लोग इंडिया को पैसे देंगे, जब यूएसए इंडिया को पैसे देगा तो वो रुपया में देगा, दैट मीन्स वो रुपया की डिमांड करेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि रुपया भाव खाना शुरू हो जाएगा। तो 50 रुपए से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, इस तरीके से ट्रैवलिंग होगी रुपया के वैल्यू की। तो जब डॉलर भाव खाएगा तो रुपया कमजोर होते जाएगा, जब रुपया भाव खाएगा तब रुपया मजबूत होते जाएगा। इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट्स। इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट्स। जब रुपया मजबूत हो रहा है, मतलब 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, इस तरीके से उसकी वैल्यू जा रही है, उसको कहोगे आप एप्रिसिएशन। उसको आप क्या कहोगे? एप्रिसिएशन। जब रुपए की वैल्यू गिर रही है, मतलब 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, उसको आप कहोगे डेप्रिसिएशन। तो ये दो वर्ड्स है, जब करेंसी एक्सचेंज होगी तब इन दो वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन मतलब अगर मैं कहूंगा कि रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रुपया कमजोर हो रहा है, 50 से ज्यादा उसकी वैल्यू जा रही है। अब $1 के बदले में मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे ना, 50 से ज्यादा पैसे दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि डॉलर ने भाव खाया, डॉलर मजबूत हो गया, और रुपए ने भाव दिया तो रुपया कमजोर हो गया, तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन। उसी तरीके से एप्रिसिएशन भी आएगा। जब रुपया भाव खाएगा तब रुपए की कीमत 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, मतलब इस तरीके से क्या होती जाएगी? वो बढ़ती जाएगी। अब हमको $1 के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब रुपया के भाव बढ़ गए। इसको आप कहोगे एप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से होता है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है? सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए काम करेगी। अब अगर रुपये 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 एकदम कम समय में हो रहा है तो ये बुरी बात है। अगर रुपये 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एकदम शॉर्ट पीरियड में हो रहा है तो ये भी चीज बुरी है। मतलब ये जो बदलाव है ये ग्रेजुअल होने चाहिए और कंट्रोलेबल होने चाहिए। ये ग्रेजुअल और कंट्रोलेबल कैसे हो सकते हैं? बाय मैनिपुलेटिंग एक्सचेंज रेट। कैसे? मान लो, टेक एनी वन एग्जांपल। अब डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देता हूं कि रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। हम लोग अमेरिका से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमको ज्यादा डॉलर चाहिए। जब ज्यादा डॉलर चाहिए तो डॉलर भाव खाएगा, डिमांड कर रहे हैं हम, तो रुपया 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस तरीके से रुपए के भाव गिर रहे हैं। अब अगर इसी तरीके से भाव गिरते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी ना, हमारी इकोनॉमी की करेंसी की वैल्यू ही गिर जाएगी वहां पे। सो आरबीआई इंटरवीन करेगा। आरबीआई इंटरवीन करके क्या करेगा? आरबीआई इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यहां पे आरबीआई क्या करेगा कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसके कारण रुपए की वैल्यू गिर रही है ना, तो आरबीआई करेगा डॉलर की डिमांड को रिड्यूस कर देगा। कैसे? डॉलर का सप्लाई बढ़ा के। सो आरबीआई विल इंक्रीज सप्लाई ऑफ डॉलर इनटू द मार्केट। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स के अंदर डॉलर्स पड़े उससे सप्लाई को रिलीज किया जाएगा। जब मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा तब डॉलर भाव खाना कम कर देगा। मतलब ये जो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 है ना, ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम हम इस चीज को डेप्रिसिएशन को रोक नहीं सकते, लेकिन डेप्रिसिएशन के रेट को हम स्लो कर सकते हैं बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा डॉलर्स इनटू द मार्केट। तो इससे डेप्रिसिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरीके से हम एप्रिसिएशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि मान लो अगर 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, इस तरीके से हम लोग करेंसी को गिरते हुए देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेगी आरबीआई डॉलर की डिमांड सप्लाई को शॉर्ट कर देगा, मतलब मार्केट से डॉलर को खरीदना स्टार्ट कर देगा। इसकी मदद से क्या होगा? जब डॉलर का सप्लाई वहां पे कम होगा तब रुपया भाव खाना भी कम कर देगा। दैट्स हाउ हम एप्रिसिएशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स डिमांड एंड सप्लाई। ये सारी चीजें क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, ये थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी किया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इनको बैलेंस करना। अब किसी भी देश के अंदर सेविंग्स जो होती है, ठीक है ना, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम। ये बैलेंस करना मतलब मान लो रिसेशन है इकोनॉमी में रिसेशन है। अब रिसेशन एक बिजनेस साइकिल होती है, एक इकोनॉमिक साइकिल होती है। इस साइकिल के तहत
मार्केट में डिमांड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जब डिमांड रिड्यूस होगी तब मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा, है ना। जब मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। इस तरीके से चीजें बदलती जाएगी। तो ये रिसेशन वाला माहौल। अब इस रिसेशन वाले माहौल में क्या हो जाता है, मार्केट के अंदर जब तक कि हम मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक कि रिसेशन के बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि रिसेशन के अंदर लोगों के पास पैसा कम हो जाता है। रिसेशन का बेसिक रीजन क्या है, लो मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, लो मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, ये कारण है रिसेशन का। जब मार्केट में कम पैसा है तो लोग डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, ये फिर चलते जाएगा। तो रिसेशन से बाहर निकलना मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाओ, मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। मनी सप्लाई बढ़ाना मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ना। यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देगी। मार्केट के अंदर जो भी बैंक के इंटरेस्ट रेट है ना, उनको कम किया जाएगा। जब बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हो गए तब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे बैंक में पैसा लेने के लिए। जितने ज्यादा लोग बैंक में पैसा लेने के लिए आएंगे उतना मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मतलब बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना मेरे देश में। सो दैट्स हाउ इन्वेस्टमेंट को रिसेशन के समय में क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में महंगाई होती है। महंगाई क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, तब मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, बढ़ाए जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होगा, तब इन्वेस्टमेंट को कम किया जाएगा ना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को बैलेंस किया जाता है। अंडरस्टूड। So this is your objective of the monetary policy. So price stability maintain करना, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना घटाना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि रिसेशन वाला माहौल है। जब रिसेशन वाले माहौल में लोगों के पास पैसा नहीं है तब प्रोडक्शन भी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाओ। जब मार्केट में पैसा जाएगा तो लोगों को काम करने की इच्छा होगी। जब लोगों की काम करने की इच्छा होगी तब वो लोग और लोगों को भी जॉब देंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब ये प्राइस स्टेबिलिटी है। जब प्राइस स्टेबिलिटी होगी तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर और एक चीज आती है, जो भी बैंक्स है उनको स्टेबल रखना। बैंक्स और नॉन बैंक्स, इनको क्या रखना, स्टेबल, इनके फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल रखना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होगा ये, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करके भी हम कर सकते हैं। अब सीआरआर एसएलआर क्या है थोड़ी देर में समझे। तो कोई भी बैंक होती है, बैंक के अंदर बैंक डिपॉजिट लेती है और लोगों को कर्जे देती है। जिन लोगों ने डिपॉजिट दिया है वो लोग कभी ना कभी बैंक में पैसा मांगने के लिए, वापस मांगने के लिए आएंगे। जब वो लोग बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए आएंगे तब बैंक के पास कुछ तो पैसा होना चाहिए लोगों को वापस देने के लिए। बैंक के पास कोई पैसा छापने की मशीन नहीं होती है कि जब चाहे तब बैंक पैसा छाप के लोगों का पैसा वापस कर सकती है, नहीं हो सकता। वैसे अगर बैंक ने जितना डिपॉजिट आया सबका सब डिपॉजिट 100% ऑफ द डिपॉजिट लोगों में बांट दिया कर्ज के नाम पे, तो जो लोग डिपॉजिट छोड़ के गए बैंक में, जब वो पैसा विड्रॉ करने के लिए आएंगे तो बैंक के पास कुछ नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में बैंक फेल हो सकती है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अब इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से हमको लड़ना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर सेटअप करनी है तो बैंक के अंदर हमको कुछ पैसा बचा के रखना पड़ेगा, सो दैट जब लोग डिपॉजिट्स मांगने आएंगे, अपना वापस मांगने आएंगे, तब बैंक के पास वो पैसा यूज में लाया जाएगा। बैंक उस पैसे से लोगों का डिपॉजिट वापस करते जाएगा। अब वो पैसा सीआरआर एसएलआर के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। तो सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाता है। इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके,
अब ये सारी चीजें हम आगे जाके और डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए अभी के लिए बस इतना याद रखो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब क्या, कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल रखना, नॉन बैंक्स की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल रखना। अब ये काम भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हो सकता है। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अंडरस्टूड? दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइस याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ग्रोथ इंश्योर करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसीज। नेक्स्ट, अगर मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आए तो समझते हैं कि टाइप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कोई भी कोई मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई द्वारा, वो एक ही नहीं होती, उसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी में सिचुएशन बदलते रहती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इकोनॉमी में सिचुएशन कैसे बदलती है। ठीक है, अब मान लो ये डिमांड है, ये कर्व जो है ना, ये डिमांड कर्व। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी, जब मार्केट में डिमांड बढ़ते जाएगी, तब मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ते जाएगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ते जाएगा, करेक्ट। अब जब मार्केट में डिमांड कम होती जाएगी, तब मार्केट में इन्फ्लेशन घटते जाएगा। तो इन्फ्लेशन कैसा होगा? रिड्यूसिंग। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है, कीमतें बढ़ रहे हैं, उस फेज को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। जब मार्केट में डिमांड कम हो रही है, इस फेज को कहते हैं हम रिसेशन। ये फेज क्या है? रिसेशन, मतलब मंदी, इसको मंदी भी कहते हैं, और इसको तेजी, मंदी एंड तेजी। ठीक है, अब फिलहाल इसी से काम चलते, बाकी वाली चीजें बाद में समझाओ। अब इन्फ्लेशन है तो मार्केट में डिमांड कैसी है? डिमांड इज हाई। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन कैसा होगा? प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करेगा ना। जैसी डिमांड उतना ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, तभी उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मार्केट के अंदर लोगों को काम भी करना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी कैसा होगा? एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा? वो भी बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से जब मार्केट में डिमांड बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है, तब ये चीज। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कैसा होगा? फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ते जाएगा। अब अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में, ये बढ़ने वाला इन्फ्लेशन अगर लिमिटेड, मतलब आरबीआई कहता है ना कि 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये 6% से ज्यादा होती जाएगा ना, इन्फ्लेशन अगर ऐसे ही बढ़ते गया ना, तो मार्केट बर्बाद भी हो सकता है, मतलब इकोनॉमी में भूचाल आ सकता है। जैसे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन की हालत देख के आपको समझ में आएगा कि इन कंट्रीज में क्या है। वहां पे खाने के वांदे हैं लोगों के, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वहां पे खरीद नहीं सकते लोग चीजों को, इतने ज्यादा महंगे हो गए। तो ये इतना ज्यादा इन्फ्लेशन भी कुछ काम का नहीं है, तो हमको इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो हाउ डज इन्फ्लेशन इज रिड्यूस्ड? सिंपल, बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उनको भी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तब बैंक के अंदर कर्जे महंगे हो जाएंगे। जब कर्जे महंगे होंगे, तब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन भी कंट्रोल में आएगा, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल में आएगा, एंड अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। इसको एकदम भी जीरो नहीं कर सकते हम, तो इसको हम थोड़ा सा समझ बूझ के कंट्रोल करें, करेक्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब रिसेशन है, तब डिमांड क्या है? डिमांड कम होते जा रहा है,
प्रोडक्शन भी कम होते जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होती जाएगी, इन्फ्लेशन भी कम होते जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी कम होते जाएगी। इस तरीके से रिसेशन वाले फेज में इकोनॉमी का हाल होता है। ये इकोनॉमी की हालत के बारे में बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमी में कौन से पैरामीटर क्या काम कर रहे हैं, हम इसके बारे में देखें। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सो गाइस, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम टाइप्स समझ रहे हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी। ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना घटना, यहां से हम मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स समझ सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टाइप्स। अब गाइस, जब ये इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे हम, बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। जब बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोगों को कर्जा लेना महंगा हो जाएगा, तब लोग कर्जा नहीं लेंगे। लोग सोचेंगे यार अभी महंगे में कर्जा मिल रहा है, कल ले लेते हैं, कल जाके सस्ता होगा तब, अभी तो नहीं लेंगे हम। मतलब अभी के लिए लोगों ने पैसे की डिमांड कम कर दी, मतलब मनी सप्लाई कम हो गया वहां पे। जब रिसेशन वाला माहौल है तब मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए तो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं ना। जब लोग मार्केट में डिमांड नहीं करेंगे तो मार्केट में चीजों की कीमतें कम होती जाएगी। अगर वो 2% से नीचे चलेगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको रोकना है, तो कैसे रोका जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा के। तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे बैंक के अंदर। क्योंकि जो बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब ऑर्डिनरी पीपल क्या सोचेंगे कि हम बैंक में जाके सस्ते में कर्जा ले सकते हैं। तो जो पर्सन कल कर्जा लेने वाले थे वो आज ही ले लेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। कल का कर्जा आज ही ले रहे तो मतलब आज पैसा बढ़ रहा है मार्केट में। सो दैट्स हाउ इंटरेस्ट रेट को वैरी करके मार्केट में मनी सप्लाई को वैरी कर सकते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट वैरी हो रहे हैं ना, ये अलग अलग सिनेरियो में हो रहे हैं ना। जैसे जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जब मार्केट में रिसेशन है तब इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा है। इसी के आधार पे हम अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज को देख सकते हैं। अंडरस्टूड। जैसे अब जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझा था उसको याद रखना। जब मार्केट में इन्फ्लेशन है और मार्केट में रिसेशन, ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन है और मार्केट में रिसेशन। तो पहली पॉलिसी है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज एक्सपांशनरी, एक्सपांशनरी मतलब एक्सपांड करना। जैसे मान लो आप बलून में हवा जब इंसर्ट करते हो तब बलून फूकता है ना, आपका जो गुब्बारा है वो गुब्बारा फूलता है, उसको आप कहोगे एक्सपांशन। जितनी हवा भरती जाएगी उतना वो एक्सपांड होते जाएगा। अब हमारे एग्जांपल के अंदर जो बलून है वो मतलब मार्केट है, और उसके अंदर की जो हवा है वो मतलब मनी सप्लाई है। आप जितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ाते जाओगे हवा की तरफ, उतना मार्केट एक्सपांड होते जाएगा। अब ये मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा जाने देना। ये लोगों के पास पैसा जो जाने दिया जा रहा है वो क्यों, क्योंकि मार्केट में मंदी वाला माहौल है। मार्केट में मंदी है, इसीलिए मार्केट में मंदी है, क्यों, क्योंकि मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है। तब मार्केट में जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तब लोग डिमांड नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो मार्केट में रिसेशन दिखेगा। रिसेशन के कारण जॉब लॉस भी हो जाती है बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ी कंपनीज को वहां पे प्रॉफिट भी छोड़ना पड़ता है। सो इस सिचुएशन को बदलना है तो मार्केट में सबसे पहले मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सो एक्सपांशनरी पॉलिसी इज टू इंक्रीज टोटल मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, है ना। क्या होगा, यहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, एक्सपांड किया जाएगा। जैसे आप बलून के अंदर हवा को बढ़ा रहे हो उसी तरीके से आप मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को भी बढ़ा रहे हो। दिस इज नोन एज एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसको और एक नाम है, इसको कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी, इसका और एक नाम क्या है, चीप मनी पॉलिसी। सो ये जो चीप मनी पॉलिसी है ना गाइस,
इसका सिंपल मीनिंग क्या है? चीप, चीप यानी सस्ता। चीप मनी मतलब कर्जे सस्ता हो जाना। जब बैंक के अंदर कर्जे सस्ते हो जाएंगे तब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो चीप मनी पॉलिसी मतलब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मीनिंग मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है लोगों के पास, इसलिए मार्केट के अंदर रिसेशन दिख रही है। सो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज इन रिसेशन पीरियड, जब मंदी वाला माहौल है, जैसे अभी कोविड आ गया था दुनिया के अंदर, तो कोविड के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं था, है ना, लॉकडाउन लग गया था, बिजनेस में काम कर रहे थे, तो लोगों के पास पैसा कम हो गया, इससे रिसेशनरी टेंडेंसी प्रोड्यूस हो गई। आप जानते हो ना, फिलहाल यूरोप अमेरिका के अंदर कुछ बैंक्स खतरे में आ गई है, कुछ बैंक्स फेल भी हो गई है। तो ये क्यों? क्योंकि रिसेशन वाला माहौल है। जब रिसेशन वाला माहौल है तो उससे बाहर निकलना है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लोगों की जेब में पैसा देना पड़ेगा, और लोगों की जेब में पैसा तब जाएगा जब उनको कर्जे सस्ते में मिलेंगे। तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, कैसे? बाय लोअरिंग द जनरल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। लोअरिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी समझा था ना कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब लोगों को कर्जा लेना सस्ता होगा, मतलब चीप मनी पॉलिसी होगी। जब लोगों को सस्ते में कर्जे मिलेंगे तब लोग मार्केट से बैंक से ज्यादा कर्जे लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा खर्चे भी करेंगे ना, पैसा लेने के बाद थोड़े ना वो उसको संभाल के रखेंगे, उसको वो खर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे डिमांड जनरेट करेंगे, तो इससे मार्केट में रिसेशन से बाहर निकलने में ताकत आएगी। सो दिस इज योर एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना, जब मार्केट में मंदी जैसा माहौल है तब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत होती है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा वो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। तब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होगी? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को एक्सपांड करेंगे। और वो कैसे किया जाएगा? इंटरेस्ट रेट को कम करके उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज योर एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद जो दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्क्वीज करना। स्पंज होता है हमारे पास, घर के अंदर होता है, हम लोग उसको साफ सफाई के काम में भी लाते हैं। ये जो स्पंज होता है, अब ये स्पंज के अंदर पानी आप सोक कर सकते हैं, करेक्ट। अब ये स्पंज के अंदर अगर पानी ज्यादा हो जाए तब आपको वो पानी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आप उस स्पंज को स्क्वीज करोगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जब आप उस स्पंज को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब उसके अंदर का एक्सेसिव पानी निकल जाएगा, मतलब उसमें से पानी कम हो जाएगा। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मार्केट के अंदर जब इन्फ्लेशन होता है, when there is a inflation into the market, that means people have more money with themselves. लोगों के पास मनी ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तब वो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा है तो वो इन्फ्लेशन भी जनरेट करेंगे। सो इन्फ्लेशन को कम करना है तो लोगों से पैसा निकाल लो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आरबीआई हर एक को फोन करे, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कल से कोई खरीदी नहीं करेगा, कल से कोई शॉपिंग नहीं करेगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल क्या करेंगे आरबीआई? आरबीआई लोगों की जेब से पैसे को कम करेंगे, मतलब मार्केट से मनी सप्लाई को कम करेंगे। तो मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना मतलब उसी तरीके से जैसे स्पंज से एक्सेसिव पानी को कम करना, तो स्क्वीज किया जाएगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब ये जब मार्केट को स्क्वीज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई हो वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा मतलब आरबीआई अपने तरफ खींच लेगी। जब आरबीआई के पास वो पैसा चला जाएगा मतलब मार्केट से बाहर चला जाएगा, इतना समझ। सो व्हेन मनी सप्लाई गोज आउट ऑफ द मार्केट, it is known as contractionary monetary policy. So it decreases the total supply of money, decrease करेंगे। एक्सपांशनरी में इंक्रीज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शनरी में डिक्रीज किया जाए। तो यहाँ पे मनी सप्लाई को क्या करेंगे? डिक्रीज, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है। मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन। अब जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। बैंक के अंदर क्या करना है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स।
जब मार्केट में बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, तब बैंक के अंदर जो लोन होंगे वो कैसे होंगे, तो वो महंगे होंगे ना, तो लोन विल बी एक्सपेंसिव, लोन विल बी एक्सपेंसिव, मतलब कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी, डियर का मीनिंग होता है यहाँ पे महंगा होना। सो डियर मनी पॉलिसी इज व्हाट वेयर interest rate into the banks are increasing. That's why it is expensive for people to get loan from the banks. That means loans are getting dearer. इसीलिए उसको डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। सो डियर मनी पॉलिसी के अंदर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, इसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब मार्केट में रिसेशन है तब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को किया जाएगा। अब रिसेशन मतलब क्या, जब इन्फ्लेशन का जो हमारा बैंड है वो क्या है 2 to 6%, अभी की अगर 2% से नीचे इन्फ्लेशन मतलब नीचे कम होते जा रहा है, तब हम कहेंगे कि रिसेशनरी टेंडेंसी, मार्केट में क्या है रिसेशनरी टेंडेंसी है, तब मार्केट में एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को चलाया जाएगा। अगर वो 6% से ज्यादा होते जा रहा है इन्फ्लेशन, तब हम कहेंगे मार्केट में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, तब मार्केट के अंदर आरबीआई द्वारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मान लो इन्फ्लेशन इंडिया में रेंज में है, इंडिया में इन्फ्लेशन की रेंज कितनी है हमारी 2 से 6% ना, मान लो 4-5% का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन है इंडिया में, मतलब लिमिट में है ना, तब इस समय में कॉन्ट्रैक्शनरी करेंगे कि एक्सपांशनरी, तो सिंपल इस समय में नो चेंज, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, स्टेटस को मेंटेन रखें, इंटरेस्ट रेट को ना बदले ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसको चलने देंगे, क्योंकि उस इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है ना। हाँ, अगर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा तब इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देंगे, अगर इन्फ्लेशन घटना शुरू हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट को भी घटा देंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन स्टेडी है, स्टेबल है, लिमिट के अंदर है, तब मार्केट में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, तब मार्केट में स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड मॉनेटरी पॉलिसी इसको माना जाए। दिस इज हाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो इनके मैंने अल्टरनेटिव नाम बोले थे, एक्सपांशनरी का अल्टरनेटिव नाम है आपका चीप मनी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी का अल्टरनेटिव नाम है आपका डियर मनी पॉलिसी। इन नाम को भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर ये अल्टरनेटिव नेम पूछ लेते हैं, तब लोगों में बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था, हमने कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपांशनरी पढ़ा था, ये तो डियर मनी चीप मनी पूछ लिया इन्होंने, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको ये वर्ड्स भी याद रखना। अंडरस्टूड? सो these are types of monetary policy. सो गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।